गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे आपके हिस्ट्री का 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। ओके, 18th सेंचुरी के दौरान क्या नए पॉलिटिकल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुए इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि इससे पहले जो साम्राज्य था वो मुगल एम्पायर का साम्राज्य था। ओके, मुगलों का राज था। ओके, जो कि हमने आपकी जब बुक ए थी तब हमने मुगल एम्पायर के बारे में पूरा पढ़ा पर, लेकिन उसमें जब हम एंड पर आए थे तो हमने ये देखा था कि औरंगज़ेब जो थे वो वन ऑफ द मतलब बोल सकते हैं सबसे जो मुगल साम्राज्य के आखिरी सबसे मीन्स पावरफुल राजा थे। उसके बाद जो उनके वंशज आए वो इतने पावरफुल नहीं थे कि वो इतने बड़े कंट्री के इतने बड़े एम्पायर के वो एम्पायर को संभाल सके। ओके, तो इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक हम यही पढ़ेंगे दैट विच फैक्टर्स लेड द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर आफ्टर औरंगजेब डेथ। औरंगजेब की डेथ के बाद कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य डेक्लिनेशन या डिक्लाइन हो गया। ओके, विक्रम सिंह वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड अ ब्रिलियंट लीडर हु केप्ट द पार्टी यूनाइटेड विथ हिज ये एक्चुअली आपकी एक्टिविटी है। हम एक्टिविटीज़ से डिस्कस नहीं करें, हम डायरेक्ट हमारे टॉपिक पर ही आते हैं। सिमिलरली द मुगल एम्पायर ऑल्सो फेस पॉलिटिकल क्राइसिस आफ्टर औरंगजेब डेथ्स इन 1707 CE। ओके, औरंगजेब की डेथ साल 1707 में हुई। ओके, एज ए रिजल्ट औरंगजेब की डेथ के बाद बहुत सारे पॉलिटिकल क्राइसिस फेस करने पड़े मुगल एम्पायर को। औरंगजेब हैड गेन कंट्रोल ऑफ ऑलमोस्ट द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और औरंगजेब जो थे जो एम्पायर थे, उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अपने किंगडम के अंडरशिप में ले रखा था। हाउएवर his successor also known as late Mughals found it difficult to rule the vast empire effectively, leading to the gradual decline of the mighty Mughal empire। पर लेकिन सक्सेसर इतने बड़े मुगल एम्पायर को अच्छे से लीड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य धीरे धीरे डिक्लाइन होते गए। ओके, let us study in detail the main cause of the declination of the Mughal emperor। सबसे पहले जो मेन कॉजेस इनको डिस्कस करने में सबसे पहला था डेक्कन वॉर। ओके, सो सबसे पहला आता है उसमें डेक्कन वॉर। द मिलिट्री एंड द फाइनेंशियल पावर ऑफ द मुगल एम्पायर डिक्रीज आफ्टर एम्परर औरंगजेब लॉन्ग बैटल्स विद द डेक्कन रीजन। और उसमें सबसे बड़ा कारण यह रहा कि औरंगजेब ने अपने समय में जो डेक्कन वाला रीजन है ना, सदर्न पार्ट वाला रीजन है, वहाँ के जो एग्जिस्टिंग जो साम्राज्य जो थे उनसे ज़्यादातर वॉर किया। एज ए रिजल्ट उनकी जो आर्मी है वो वहाँ पर सिंस मुगल एम्पायर की वहाँ पर कहने पावर डिक्रीज हुई, क्योंकि जब आप बहुत लंबे समय तक एक पर्टिकुलर रीजन में बैटल लड़ते रहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आपके मिलिट्री फोर्सेस पर भी असर पड़ता है और एज वेल एज इकोनॉमिक फैक्टर्स पर भी असर पड़ता है, जिसके से लॉन्ग बैटल्स लड़ने की वजह से जो औरंगजेब के समय ही उनकी पावर जो थी वो कम हो गई थी। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स एंड लॉस ऑफ रिवेन्यू। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स यानी किस तरीके से शासन किया जाता है उसमें कहीं ना कहीं फेलियर था, उनके जो आने वाली आगे जो पीढ़ी थी उन्होंने करा। उसके साथ साथ रेवेन्यू लॉस यानी कि जो भी रेवेन्यू या टैक्स के फॉर्म में जो भी वो कलेक्ट करते थे वो कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मुगल एम्पायर स्टार्टेड टू कोलैप्स अंडर द वीक सक्सेसर ऑफ औरंगजेब। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कब बिगड़ा? जब मुगल एम्पायर के जो आने वाले वंशज जिन्होंने संभाली थी मुगल एम्पायर की गद्दी, वो प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पाए। The later Mughals were unable to control their सूबेदार गवर्नर्स और मानसब्दर्स। अब जो मुगल एम्पायर सिंस बहुत ज़्यादा वास्ट एम्पायर था तो इन्होंने अलग अलग रीजन्स में सूबेदार्स और मानसब्दर्स अपॉइंट कर रखे थे। इनका काम क्या होता था? उस पर्टिकुलर रीजन्स को गवर्न भी करना और एज वेल एज वहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन करना इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। तो जो लोग लेटर मुगल्स के बाद जो मानसब्दर्स थे और जो सूबेदार्स थे उनको ये मुगल जो लीडर्स थे औरंगज़ेब के बाद वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाए, उनको उस हिसाब से कंट्रोल नहीं रख पाए जो उनके पहले जो उनके
जो मुग़ल एम्पायर जो लाइक अशोका थे, जहांगीर थे, जिस हिसाब से वो कंट्रोल करते थे, वैसे लेटर जो मुगल्स थे वो उन सूबेदार्स और मानसबदार्स पर कंट्रोल नहीं कर पाए. नोबल्स हु वर अपॉइंटेड एज सूबेदार्स ऑफन कंट्रोल द ऑफिसर्स ऑफ रेवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. जैसे मैंने कहा, जो मानसबदार्स या फिर सूबेदार्स होते थे वो बेसिकली यही काम करते थे, जो भी जिस भी रीजन को दिया जाता था वहाँ पर उस रीजन को कंट्रोल करना, वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना, और वो मिलिट्री को भी का भी ख्याल रखते थे. ओके, दे बिकेम वेरी पावरफुल एज दे हैड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर्स ओवर ए वास्ट रीजन ऑफ द मुगल एम्पायर. और जब बेसिकली क्या होता है कि पॉलिटिक्स में या पहले अर्लियर टाइम्स में सिंस जो सूबेदार है या मानसबदार से जब पर्टिकुलर रीजन में अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है, उसको ये पता है कि उनका राजा जो है वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो हमें कंट्रोल कर सके, तो वो ओवर पावर हो गए. एंड एज ए रिजल्ट वो अपने राजा की भी सुनना बंद करने लगे और वो एज एंड वो अपने आप को खुद की उस पर्टिकुलर रीजन के राजा समझने लगे. ओके, दिस स्टार्टेड consolidating पावर इन their provinces. ड्यू टू दिस द मुगल एम्पायर लॉस्ट द revenue it earned from this provinces. और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को एज एन इंडिपेंडेंट किंग घोषित किया और मुगल एम्पायर को उस पर्टिकुलर रीजन से किसी भी टाइप का रेवेन्यू आना बंद हो गया. तो इस वजह से यहाँ पे उनको रेवेन्यू का लॉस होने वाला. ओके, देन रिबेलियन ऑफ पीजेंट्स एंड जमींदार. एक और बड़ा फैक्टर था कि जो पीजेंट्स थे और जमींदार थे, यानी जो फार्मर्स थे और जो बड़े बड़े जमींदार थे, इन्होंने मुगल साम्राज्य के अगेंस्ट विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया. ओके, क्यों करा? इसका रीजन ये है दैट टू रिकवर द लॉस ऑफ द लैंड रेवेन्यू द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीज एग्रीकल्चरल टैक्स. क्या करा मुगल की, सिंस उनको पर्टिकुलर रीजन से एक जो रेवेन्यू आ रहा था, टैक्स आ रहा था, वो आना बंद हो गया. तो उन्होंने क्या सोचा कि जो हमारे राज्य, जिन राज्य पर हमारा कंट्रोल है या जिन प्रोविंसेस में हमारा कंट्रोल है, वहाँ पे जितना भी जो एग्रीकल्चरल जो टैक्स हम लेते हैं उसमें हम इंक्रीमेंट कर लें. सिंस टैक्स इंक्रीमेंट किया तो जो पीजेंट्स और जमींदार थे स्पेशली इन द नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न इंडिया, इन्होंने राजा का या मुगल एम्पायर का विरोध करना स्टार्ट कर दिया. समटाइम दिस रिबेलियन इनिशिएटेड बाय पावरफुल चीफियंस हु वांटेड टू कंसोलिडेट देयर पोजीशन. एंड अगेन यहाँ पर भी पीजेंट्स एंड जमींदार के जो चीफियंस होते थे, जो लीडर्स होते थे, तो उनको भी समझ में आ गया था जो उनका राजा जो है वो इतना पावरफुल नहीं है, तो क्यों ना हम उस पर्टिकुलर रीजन में हम खुद ही उस पर्टिकुलर एरिया के चीफ बने और हम वहीं गवर्न करना स्टार्ट करें. तो इसीलिए इन्होंने राजा के अगेंस्ट रिबेल करना स्टार्ट कर दिया. तो मुगल एम्पायर्स वर अनएबल टू कंट्रोल द रिबेलियस ग्रुप एंड एज ए रिजल्ट मुगल एम्पायर के जो मतलब औरंगजेब के बाद के जितने भी जो वंशज थे वो उस यूँ बोल सकते हैं कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो इन रिबेलियस ग्रुप को रोक सकें. एंड एज ए रिजल्ट बहुत सारे इससे जो रिबेलियन ग्रुप है वो ग्रो होने लगे और उसका डिसएडवांटेजेस मुगल साम्राज्य को एज ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल लॉस के फॉर्म में देखने को मिला. Furthermore, the refusal of the peasants to pay taxes made it difficult for the Mughal officers to carry out administrative duties and maintain armed forces. इसके साथ साथ केवल रेबेलियन नहीं हुआ, जो पीजेंट्स और जमींदार से उन्होंने टैक्स देने से भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर और कमज़ोर हो गया. मुगल ऑफिसर्स की जो सैलरी होती है एडमिनिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम आने लगी और उस हिसाब से आर्मी को भी मेंटेन करना मुश्किल हो गया, क्योंकि इन्हीं टैक्सेस या रेवेन्यू से ही किसी देश या फिर किसी भी साम्राज्य को एडमिनिस्टर एज वेल एज उसकी आर्मी को मेंटेन किया जाता है. सिंस वो टैक्स से आना बंद हो गया तो उनकी आर्मी भी कमज़ोर होगी और जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी अब कमज़ोरी आना स्टार्ट होगा. ओके, देन कम्स अ फॉरेन इन्वेशन. फॉरेन इन्वेशन जैसे कि जो दूर देश या दूसरे देशों से मुगल एम्पायर या भारत में अटैक होना स्टार्ट होगा. Okay, the crisis of the later Mughal further depend on the empire face attack by the foreign rulers Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali. उस दौरान दो और राजा जो थे उन्होंने स्पेशली ईरान से एक नादिर शाह थे, उन्होंने भारत पर अटैक करना स्टार्ट किया और उनका जो मेन मोटिव ये था कि वो इंडिया से जो भी खजाना चाहते थे वो उसको लूटना चाहते थे. ओके, अब जो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ये दो प्रोमिनेंट फॉरेन रूलर्स थे जिन्होंने उस समय इंडिया पर अटैक किया था. 1739 में नादिर शाह ने अटैक किया था जो कि ईरान से बिलोंग करते थे और उन्होंने बहुत सारा जो पोर्शन था इंडिया का वहाँ से उन्होंने युद्ध करा, तो वहाँ पे लूट के ले गए. एज वेल एज सिटी जो दिल्ली से जो सिटी थी वहाँ पर जो अपना जो सूबेदार थे उनको अपॉइंट करके चले गए एज ए मार्क ऑफ कि ये अब हमारी टेरिटरी है. ओके, नादिर शाह ही टुक अवे लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ इंक्लूडिंग द पीकॉक थ्रोन. और भारत की एक बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक वो थी एक थ्रोन थी पीकॉक थ्रोन ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर, उसको भी वो लूट के ले गए. इसके साथ साथ बहुत सारा खजाना भी वो लूट के ले गए ईरान में.
Okay, following this, between 1748 to 1761 CE, Afghan ruler Ahmad Shah Abdali attacked and plundered the Mughal Empire 5 times. और उसी दौरान इसके बाद ही मीन्स आफ्टर 1739 के बाद 1748 टू 61 अफगान के रूलर थे अहमद शाह अब्दाली, वो भी इंडिया आए और उन्होंने मुगल एम्पायर पर 5 बार अटैक करा और 5 बार वो लूट कर जो भी वेल्थ थी वो लूट कर ले गए, जिसकी वजह से जो मुगल एम्पायर है और ज़्यादा कमज़ोर हो गया। पॉलिटिक्स अमंग द नोबल्स, अब जो उनके नोबल्स थे, जो उनके बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, जुबेदार्स थे, मान सफदर थे, जो वेरियस रीजन्स पर कंट्रोल कर रहे थे, वो भी अलग होना चाहते थे, उनमें भी पॉलिटिक्स आ गई थी। ओके, द सिचुएशन फर्दर वर्जन विद कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द टू मेजर ग्रुप्स ऑफ द नोबल्स, द ईरानीज और द नोबल्स ऑफ पर्शिया डिसेंडेंट ऑफ तुरानीज ऑफ द नोबल टर्किश डिसेंट। ओके, अब जो उनके नोबल्स थे, जो बड़े बड़े जो राज घराना में जो उनके ऑफिसर्स थे, या आप बोल सकते जैसे पहले हमने पढ़ा था दीवान खास में जो उनके मेन ऑफिसर्स थे, तो बेसिकली 2 मेजर ग्रुप्स के होते थे। एक जो उनके नोबल्स थे वो एक ईरानियन ग्रुप के थे और एक टर्किश ग्रुप के थे। तो इन दोनों नोबल्स में आपस में पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स होना स्टार्ट हो गए। ओवर टाइम दिस ग्रुप स्टार्टेड कंट्रोलिंग द एम्परर एंड मेकिंग हिम अ पपेट रूलर। और ये 2 नोबल्स जो ग्रुप्स थे जिन्हें पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते, ये इन्होंने अब रूलर को पे गवर्न करना स्टार्ट कर दिया और उनको अपना पपेट बना के स्टार्ट कर दिया, पपेट की तरह यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। एज ए रिजल्ट जो रिजल्ट था, सिंस राजा खुद ही किसी और के कंट्रोल में रहेगा तो क्या होगा, वो साम्राज्य और ज़्यादा वीक होता गया। द पावर स्ट्रगल लेड टू द असैसिनेशन ऑफ 2 मुगल एम्परर, और इसी दौरान उनके नोबल्स ने 2 मुगल एम्परर्स को असैसिन भी किया, उनको हत्या भी की, जिसमें फारूक सियार और आलमगीर सेकंड जो थे वो ऐसे रूलर्स थे जिनकी इन नोबल्स ने हत्या कर दी थी। दे ऑल्सो ब्लाइंडेड एम्परर अहमद शाह एंड शाह आलम सेकंड। इसके साथ साथ उन्होंने 2 और एम्परर्स की आंखें भी खराब कर दी थी, जो कि अहमद शाह एंड शाह आलम सेकंड। देन राइज ऑफ द यूरोपियन पावर्स, उसी दौरान इंडिया में यूरोपियन कंट्रीज से भी जो वहाँ के कंपनीज थी वो इंडिया में आना स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने केवल बिजनेस सेटअप नहीं किया, धीरे धीरे उन्होंने कुछ टेरिटरीज पर भी अपना फोर्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया और उनको अपनी टेरिटरी में इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया, यानी वहाँ पर उन्होंने अपना राज करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें हम सब जानते हैं लाइक ईस्ट इंडियन कंपनी जो कि आगे जाके ब्रिटिश पूरे इंडिया में अपना साम्राज्य उन्होंने सेटअप किया। तो ऐसे फॉरेन की जो यूरोपियन कंट्रीज थी, केवल ब्रिटिश ही नहीं आई थी, उसमें डच की कंपनी भी थी, ओके, उसमें पुर्तगाल की कंपनी थी। तो ये सारी कंपनी जब यहाँ पर आई और यहाँ पर है ना बिजनेस करना स्टार्ट किया और यहाँ पर अपनी खुद की टेरिटरी बनाना स्टार्ट किए जब ब्रिटिशर्स ने, तो और ज़्यादा मुगल एम्पायर और ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। ओके, क्योंकि उन यूरोपियंस ने पूरी तरीके से ट्रेड पर अपना कब्जा कर लिया था, व्यापार पर उन्होंने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से मुगल्स जो थे लेटली क्या हुए कि उनकी जो पावर्स थी वो कम होती गई। इसमें सबसे पहले लाइक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की जो टेरिटरी थी जो मुग़ल के अंडर में थी वो उनसे छीन ली, एंड एज ए रिजल्ट जो मुग़ल एम्पायर का जो दबदबा था या जो जिस तरीके से वो रूल करते थे वंस अपॉन अ टाइम, वो धीरे धीरे पूरी तरीके से डिक्लाइन होते गए। ओके, अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम ये पढ़ेंगे कि हाउ डिड द इंडिपेंडेंट स्टेट्स इमर्ज आफ्टर डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। जैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा तो कैसे ये जो एक अखंड जो बड़ा एम्पायर था कैसे डिवाइड हो गया, कौन कौन रीजन्स में ये डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। ओके, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।